हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं शशि सर एक ओमकार सबके दिलों को सत सत नमस्कार करता हूँ। आइए दोस्तों, आज से हम एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ पॉलिटिकल साइंस यदि बोले तो लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में जानते हैं। आइए, हमारे देश में जो अभी हाल फिलहाल में जो अभी बिहार चुनाव हुआ, लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र में क्या कमियां हैं, क्या बुराई है, और नाइन्थ क्लास के पर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। और देखा जाए तो कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो लोकतंत्र बना, कैसे बना, आज लोग जो है लोकतंत्र जो हो रहा है, कल बिहार चुनाव का परिणाम आया। और ये जो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ये अस्थाई नहीं रहता, अस्थाई है, 5 वर्ष के लिए है। जैसे कि 5 वर्ष है, इस पार्टियाँ जीतती है ना। एक पार्टी विजयी उम्मीदवार होता है, एक पार्टी विजयी उम्मीदवार होता है, और एक पार्टी क्या होता है, एक प्रत्याशी, एक पार्टी जो होती है वो हार का सामना करती है। तो और जनता जो लोग है, जनता जिनको जो पसंद करते हैं वहीं आगे, माने कि बहुमत के आधार पर लोकतंत्र में सरकार बनाया जा सकता है। ये जनता अपने, जैसे मान लीजिए हम बोलें कि सरकार किसे कहते हैं, तो मेरे शब्दों में, मैं अपने शब्दों में बयां करता हूँ कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को हम सरकार कहते हैं। आइए अध्याय 1 में सरकार कहते हैं, जनता चुनती है 5 वर्ष के लिए, है ना। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश जैसे अगर देखा जाए तो कि बहुत सारा चीज़ इसमें है। आइए, अध्याय 1, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। बड़ा ये प्रश्न उठता है मन में, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। अच्छा शब्द है भाई। बहुत से पूरे विश्व में देखा जाए तो बहुत सारे देश जो हैं लोकतांत्रिक देश हैं, उसके बारे में देखा जाए। देखिए, लोकतंत्र क्या है, आइए हम परिचय के बारे में पहले, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र के परिचय। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है, हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहद परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों, कौन सी चीज़ है इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है, क्या यही कारण है कि सर्वोत्तम व्यवस्था है। इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। आइए हम आगे चलते हैं, जो हमें पढ़ना है। पहला प्रश्न जो है, लोकतंत्र क्या है, जो हमने ऊपर चर्चा किया था 1.1, लोकतंत्र क्या है, आखिर यह कैसे काम करता है, लोकतंत्र की क्या खूबसूरती है। तो लोकतंत्र क्या है, आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। जैसे में 2 टॉपिक है, लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। आइए आगे चलते हैं, जो हम यहाँ पे चल रहे हैं। परिभाषा की जरूरत क्यों। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेटिल्डा लिंगदोह ने उनके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। मेरी एक जो लड़की है,
मैडम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ऐसे ठीक नहीं लगता? लिंग दो मैडम, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सामान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ निकालते हैं। मेरी फिर भाषा की जरूरत ही क्यों है? लिंग दो मैडम, हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है। सॉरी, मेरी बोल रही है। फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? लिंग दो मैडम, हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है, रिबियांग। लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? लिंग दो मैडम, मैं ये नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। योलांदा मैडम, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है? आइए आगे हम बात करते हैं। लिंग दो मैडम क्या बोल रही है? जो बच्चों की शिक्षिका हैं, लिंग दो मैडम, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैंने इतना कहूँगा कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोग नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा था, बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द ही ले लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल से बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वहीं रहते हैं। समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। मेरी मैडम, आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। ये बच्ची बहुत तेज है। लिख दो मैडम, एकदम सही है। इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। आइए देखिए, एक मैडम है, लिख दो मैडम।
एकदम सही। इसलिए आओ अब यह कदम कर ही डालें। आइए देखिए कि जो मेरी एक बच्ची है क्या बोलती है एक कार्टून के माध्यम से। मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ लोक पर तंत्र हावी रहता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आइए आगे हम चर्चा करते हैं। आप लिंग दो खुद करके खुद सीखें। आप लिंग दो मैडम की बात को गंभीरता से लें। कलम, बारिश और प्रेम जैसे सदा प्रयोग होने वाले साधारण शब्दों की ठीक ठीक परिभाषा लिखने की कोशिश करें। जैसे क्या कलम की कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा है जो उसे पेंसिल, ब्रश, हाइलाइटर या मार्कर से अलग बताती हो? इस प्रयोग से आपने क्या सीखा? लोकतंत्र का अर्थ समझने में इस अनुभव में हमें क्या क्या सिखाया? आइए आगे चलते हैं एक सरल परिभाषा। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने तो आपको बोला ही अच्छा ना ऊपर भी कि जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है, यही सरकार चुनती है, अच्छा ना। जो यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देते हैं। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन बैठे। क्या इसको भी हम लोकतांत्रिक बोलेंगे? आप लोग बच्चों आंसर दीजिएगा कमेंट में। शासक के फैसलों में लोगों को कोई भागीदारी नहीं है। पिनोसे, चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होता है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह स्पष्ट में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि हम अध्याय 3 में देखेंगे, समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। आइए कुछ दिया है पैराग्राफ में। कहाँ पहुँचे, क्या समझे? रिबियांग स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन को जमा किया। इस बार उसने इन व्यक्तियों को उन उक्तियों को हमने थोड़ा गलत पढ़ दिया। रिबियांग स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। इस बार उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। वह चाहती है कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि ये उक्तियाँ कितनी अच्छी या उपयोगी है। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। व्यक्तियों की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे।
लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। आइए अगले चैप्टर में चलते हैं। देखिए कार्टून के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय यह कार्टून बना था। यह कार्टून क्या कहता है, इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया है, देखिए हम लोग एक कार्टून के माध्यम से देखते हैं डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी जो दिया हम लोगों को, देखिए नीचे डेमोक्रेसी सब दिया है। डेमोक्रेसी जो शब्द दिया हम लोगों को, आज आगे पढ़ते हैं हम 1.2 लोकतंत्र की विशेषताएं। आखिर देखा जाए कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है। देखिए जैसे माने कोई भी हर इंसान में किसी में कुछ कमी होता है तो कुछ उसका जैसे एक तरह से माने कि कमी को उजागर करना और उसको एक मतलब उसका फ़ायदा गिनवाना, अच्छा माना नुकसान और लाभ, हानि और लाभ होता है हर चीज़ का। देखिए लोकतंत्र को अंग्रेजी में हम डेमोक्रेसी कहते हैं। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इसे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? हाँ भाई बात सही है। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके लिए अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या हमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? आइए अगला टॉपिक जो अगला नोट के रूप में दिया है, सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंद कर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें। देखिए प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। जैसे आइए हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2020 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकारों संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। नहीं दोस्तों, थोड़ा सा लाइन कट गया था, इसके लिए आपसे थोड़ा माफ़ी मांगते हैं। जो हम लोग की पढ़ाई में रुकावट आया, एक छात्र से पढ़ रहे थे। आइए जो यहाँ पर हम थे हम लोग, अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। कौन? तो परवेज मुशर्रफ ने, जो सैनिक तख्तापलट कर दिया था, अच्छा ना। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं।
इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव करवाए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों के कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बात पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासन नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसी तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इसे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में हम इतना ही तक। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे इसके दूसरे टॉपिक में।